एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। ये जो दूसरा सवाल है इसके ऊपर आधारित या इसके जैसे आगे वाले सारे सवाल हैं। तो अगर दूसरा ठीक से समझ में आ जाता है तो बाकी सारे भी करने आसान हो जाएंगे। सवाल क्या है दूसरा, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। ये थैला फर्स्ट है, इसमें 4 रेड कलर की बॉल है और 4 ही ब्लैक कलर की बॉल है। एक दूसरा थैला है सेकंड, इसके अंदर 2 रेड कलर की है और 6 ब्लैक कलर की है। दोनों थैले में से एक को चुना जाता है, उसमें से एक बॉल निकाली जाती है जो कि लाल है। पहले एक थैला चुना, उसमें से एक बॉल निकाली, वो लाल रंग की आ गई। तो ये कह रहा है इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पहले थैले से निकाली गई थी। आगे जितने भी सवाल हैं सारे इसी टाइप के हैं। तो इन सवालों में कुछ लॉजिक, कुछ सिद्धांत बना रखे हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। पहला सिद्धांत क्या है या पहला तरीका क्या है सोचने का, वो तरीका ये है कि लास्ट में जिस घटना की प्रायिकता पूछे, ये याद रखना है, लास्ट में जिस घटना की प्रायिकता पूछे वो आप घटना E1 या E2 में से एक मानोगे। इसमें लास्ट में प्रायिकता किसकी पूछी है? ये कह रहा है कि आपने जो बॉल निकाली वो पहले थैले से निकाली, यानी ये प्रायिकता पूछ रहा है कि आपने पहले थैले का चुनाव किया। इस बात की क्या प्रायिकता है कि पहले थैले से बॉल निकालना या पहले थैले का चुनाव करना एक ही बात है। तो लास्ट में जिसकी प्रायिकता पूछे वही E1 मानोगे। तो यहाँ E1 घटना का मतलब है फर्स्ट थैला चुनना, या आप ऐसे भी लिख सकते हो पहले फर्स्ट थैले से बॉल निकालना, फर्स्ट थैले से बॉल निकालना, समझ गए। और इसी के संगत E2 लिख दोगे। यहाँ पे 2 थैले हैं, अब आगे यही कहानी सेकंड थैले के लिख दो। सेकंड थैला चुनना, सेकंड थैले से बॉल निकालना। ये E1 E2 कैसे पहचानोगे, मैं यहाँ लिख रहा हूं। सवाल के लास्ट में प्रायिकता पूछी जाती है, सवाल के लास्ट में प्रायिकता पूछी जाती है, वहां से E1 E2 का पता चलेगा। ये याद रखना है। हर सवाल के लास्ट में एक चीज की प्रायिकता पूछेगा, आप उसको फौरन E1 मान लो और उसी के संगत सवाल में पता चल जाएगा E2 मान लेना। और इन सवालों में एक ऐसी घटना होती है जो हमें दी गई होती है, जो तय होती है। जैसे इसमें लिखा है कि पहले एक थैले का चुनाव किया, ये तय नहीं है कौन से थैले का चुनाव किया, लेकिन इसने कहा जो बॉल निकाली वो लाल रंग की है, ये तय है ना। तो यहां लाल बॉल का आना तय है, तो ये आपकी ज्ञात घटना होगी। इसको ए से लिखोगे, ए लिखोगे लाल बॉल आना। ये ध्यान रखना, ये दी गई घटना होगी, दी गई घटना या ज्ञात घटना, ये आपको हर सवाल में मिलेगी। ये ज्ञात घटना होगी या दी गई घटना होगी, ठीक है। ये 3 घटनाएं मानोगे। उसके तुरंत बाद में ज्ञात घटना नीचे लिखोगे, हमेशा नीचे ही लिखते हैं। ये ज्ञात घटना नीचे, और ऊपर किसकी प्रायिकता पूछी थी वो लिखोगे। इसमें किसकी पूछी थी प्रायिकता, तो E1 ऊपर लिखोगे। इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के छोड़ दो। इसका मतलब हमें इसकी प्रायिकता बतानी है। इसका हिंदी अर्थ क्या है वो और बता देता हूं। हिंदी अर्थ भी पता होना चाहिए, लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे पहले ए पढ़ोगे, पहले हमेशा ज्ञात घटना ही पढ़ी जाती है। पहले नीचे वाली घटना ए, लाल बॉल आने पर, लाल बॉल आ गई है। E1 का मतलब पहला थैला चुनने की प्रायिकता, और यही पूछा है हमसे कि लाल बॉल आई है तो मुझे ये बताओ कि पहला थैला चुनने की प्रायिकता क्या है। जैसे ये शब्द लिख दो आप लोग, इसको फौरन उल्टा करके लिखना है। मतलब आप ऐसे लिखोगे A/E1, और इसी के संगत दूसरा लिखोगे A/E2। इसको उल्टा करके लिखना A/E1 A/E2। और यहां इसको हिंदी भाषा में भी लिखोगे। और आपको पता है हमेशा नीचे वाली घटना पहले पढ़ी जाती है। मैं लिख देता हूं, ये E1 और E2 जो है
ये पहले पढ़ोगे। एक एक शब्द लिख रहा हूं ताकि आपको सवाल समझ में आए। पहले पढ़ोगे, इवन पहले पढ़ोगे। पहले का मतलब ये ऐसे पढ़ोगे जैसे ये घटना हो चुकी है, ये घटना ज्ञात है, ऐसे पढ़ना है। तो इवन पहला थैला चुनने पर, यानी हमने पहला थैला चुन लिया। पहला थैला चुनने पर ऊपर वाले की प्रायिकता, इसको ऐसे पढ़ना है जैसे हम इसकी प्रायिकता बता रहे हो। पहला थैला चुनने पर, ए का मतलब लाल बॉल आने की प्रायिकता। पहला थैला चुनने पर, ये थैला चुन चुके, इसमें हाथ डाल चुके, अब लाल बॉल आने की प्रायिकता। सेकंड थैले का तो कोई रोल ही नहीं है, इसमें बताओ लाल बॉल आने की प्रायिकता क्या आएगा? 4/8 या 1/2। पहले ये भाषा में लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? फर्स्ट थैला चुनने पर लाल बॉल आने की प्रायिकता में पहले लिख चुका, तो 4/8 यानी के 1/2। अब ऐसे ही इसको लिखोगे। पहले E2 का मतलब है सेकंड थैला चुनने पर, तो यहां लिखोगे सेकंड थैला चुनने पर। सेकंड थैला चुनने पर लाल बॉल आने की प्रायिकता बताओ। अब सेकंड थैले पे ध्यान देना, इसमें से लाल बॉल आने की प्रायिकता 2/8 या 1/4, एक ही बात है। सब कुछ लिख दिया। अब आप नीचे एक शब्द लिखोगे, आता है बेज प्रमेय से। बेज प्रमेय क्या होती है, क्यों लगती है, ये पूरा चैप्टर पूरा हो जाएगा 13.3 तब बताऊंगा, तब तक समझो। बेज प्रमेय से आपको इसका सूत्र लिखना है। प्रायिकता इसकी पूछी है, P(E1)A। कैसे लिखना है? इसकी प्रायिकता पूछी E1 की, ऊपर यही लिखोगे E1, और इसके संगत ये वाली प्रायिकता गुणा में A/E1 बटे में ये सेम आएगा, P(E1) इंटू PA/E1 प्लस में दूसरी प्रायिकता E2 वाली, यानी ये लिखोगे P(E2) इंटू में PA/E2। नीचे दोनों आएगी, ऊपर एक ही आएगी, जिसकी प्रायिकता पूछी है वो वाली। अगर E2 की प्रायिकता पूछता तो यहां आता P(E2) इंटू A/E2, नीचे दोनों आएंगे। अब इन सब का मान है E1 E2 का मान नहीं। अभी एक बार E1 और E2 की प्रायिकता, E1 का मतलब है पहला थैला चुनने की प्रायिकता, E2 का मतलब है दूसरा थैला चुनने की प्रायिकता। आपके पास दो थैले हैं, दोनों में से पहला थैला चुना है आपने, इसकी प्रायिकता क्या होगी? मान लो मैं किसी बच्चे को वहां सामने अलमारी में दो थैले पड़े हैं, एक चुन के लिया, तो एक के लाने की प्रायिकता क्या होगी? अंदर क्या है उससे मतलब थोड़ी है। क्या यहाँ पे कोई बॉल का जिक्र है? तो थैले में क्या है उस तरफ ध्यान ही मत दो। E1 घटना है पहला थैला चुनना या पहले थैले से बॉल निकालना। मैंने एक बच्चे को बोला, उधर दो थैले पड़े, उनमें बॉल पड़ी है, एक से निकाल के लिया। अब उसने पहले थैले से निकाली है, इसकी क्या प्रायिकता है? थैले दो ही है ना, तो प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। तो यहाँ पे E1 की प्रायिकता होगी 1/2, और E2 की कितनी होगी? E2 की प्रायिकता अब रख दो मान, E1 का मान 1/2, A/E1 का मान 4/8, 1/2 गुणा 4/8, E2 का मान 1/2 और इसका मान 2/8। तो आपका उत्तर आ गया 4 + 2, तो 4/6 यानी 2/3 आंसर आ गया। उतार लो ये। सवाल नंबर 3 क्या है देखिए। यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में 60% छात्रावास में रहते हैं, 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों में 30% छात्रों ने और छात्रावास में नहीं रहने वालों में 20% ने A ग्रेड लिया है। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को आदर्श से चुना जाता है जिसे A ग्रेड मिला है, तो बताओ कि वह छात्रावास में रहने वाला है। ठीक है, आपको मैंने एक तरीका बताया था, अभी एक सिद्धांत बताया था। E1 घटना मानने का क्या तरीका बताया था?
तरीका क्या बताया था, कैसे मानते हैं? लास्ट में प्रायिकता पूछेगा, यही बताया है ना। तो आप सबसे पहले वही देखो, इसमें प्रायिकता किसकी पूछी है? किसकी प्रायिकता पूछी है? छात्रावास में रहना। तो E1 घटना का मतलब हो गया छात्रावास में रहने वाला या छात्रावासी होना। छात्रावास में रहने वाला होना या छात्रावासी होना एक ही बात है। इसी के संगत फिर E2 क्या होगा? छात्रावासी नहीं होना, छात्रावासी ना होना। और आपको पता है जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो E1 E2 की प्रायिकता तो काम में आती है। तो E1 का मतलब छात्रावासी होना, E2 का मतलब नहीं होना। बताओ छात्रावास में होने के क्या चांसेस हैं? किताब में लिखा है ना सवाल में, छात्रावास में होने की प्रायिकता कितना परसेंट है? 60%। तो ये लो 60%। और छात्रावास में नहीं होने की ये देखने की जरूरत नहीं है, फिर 40% है। उसके बाद में कौन सी घटना मानते हैं? ए घटना, ज्ञात घटना। इसमें कुछ ऐसा लिखा है क्या जो ज्ञात हो? ऐसी घटना जो पहले से पता हो कि ये होने वाला है। इसने लिखा है महाविद्यालय के एक छात्र को आदर्श चुना जाता है जिसे ए ग्रेड मिला है। क्या मिला है? ये क्या है? चाहे कोई भी बच्चा चुन लो, उसे ए ग्रेड मिला है। तो यहां लिखोगे ए ग्रेड मिलना। समझ गए? इसके बाद क्या बताया था? ये ज्ञात घटना है। आपको बताया था फौरन ज्ञात घटना को नीचे लिखो, ये याद रखना पड़ेगा आपको। और इसमें से किसकी प्रायिकता पूछी है वो ऊपर लिख दो, इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। समझ गए? इसके बाद में क्या करना है? इनको पलटना है। A/E1 लिखोगे और A/E2 लिखोगे। अब इनको हिंदी भाषा में लिखोगे। हिंदी भाषा में भी लिखना है। कैसे लिखेंगे? छात्रावासी होने पर ऐसे लिखोगे, प्रायिकता छात्रावासी होने पर, छात्रावासी होने पर इसकी प्रायिकता, ए ग्रेड मिलने की प्रायिकता। छात्रावासी होने पर ए ग्रेड मिलने की प्रायिकता P पहले लगा रखा है। अब वो छात्रावासी है और उसे ए ग्रेड मिला है, प्रश्न में लिखा है छात्रावासी है और ए ग्रेड मिला है। कितने परसेंट है? देखो बेटा, जब मैं किताब में देखने का बोलूं तो देख लिया करो। देखने का मतलब है तुम खुद ढूंढो कहां लिखा है, तभी तो ढूंढ पाओगे घर जाके। कितना परसेंट है? 30%, 20%। अच्छा, A/E2 तो कभी 30 बता रहे हो, कभी 20 बता रहे हो, एक बता दो। अब क्या लिखा है? E2 का मतलब छात्रावासी नहीं है और उसे फिर भी ए ग्रेड मिला है। मतलब अब छात्रावासी नहीं है और फिर भी ए ग्रेड मिला, ये कितने हैं? 20%। अब आपको लिखना है बेज प्रमेय से। और बेज प्रमेय से इसका सूत्र लिखना है Pe1/A। दोबारा देखो, Pe1 की प्रायिकता पूछिए, यही ऊपर लिखो। ऊपर लिखोगे Pe1 गुणा में इसके संगत ये रही A/E1। ये लिखोगे P/A/E1 बटे में ये सेम उतारोगे। ये बेज प्रमेय का फॉर्मूला है। और प्लस में E2 वाला Pe2 इंटू A/E2 सारे मान लिख दो। Pe1 का मान है 60% गुणा A/E1 का मान है 30%। बटे में फिर लिखोगे 60% गुणा 30%। और ये आ जाएगा 40% गुणा 20%। तो ऊपर तो 6×3=18, नीचे 6×3=18 प्लस में 8, तो 18/26 यानी 9/13। ये आंसर होगा। 5 नंबर सवाल है, सबसे पेचीदा सवाल है ये, और सेम ऐसा ही एक उदाहरण है। ये पूरे 13वें चैप्टर का आपके लिए सबसे पेचीदा सवाल है ये। ठीक है? सवाल क्या है? किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए
निदान का मतलब होता है डायग्नोज, इंग्लिश में डायग्नोज बोलते हैं, और एक होता है उपचार जिसको ट्रीटमेंट बोलते हैं। दोनों में फर्क होता है उपचार और निदान में। उपचार का मतलब होता है दवाई देना, डॉक्टर में जो दवाई लिख के देता है वो उपचार के अंदर आता है, या कोई ऑपरेशन करता है वो उपचार के अंदर आता है। लेकिन निदान या डायग्नोज का मतलब होता है जांच करना। जैसे किसी को बुखार हो गया, मलेरिया है या नॉर्मल है, कौन सी है, मियादी बुखार है या नॉर्मल मलेरिया बुखार है, उसकी जांच करना। बुखार है या कोई ब्लड इन्फेक्शन है या कोई फेफड़ों में इन्फेक्शन है, वो जो जांच करते हैं हम, खून जांच, यूरिन जांच करवाते हैं, वो डायग्नोज के अंदर आता है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के हमारी हार्ट बीट चेक करता है, वो डायग्नोज के अंदर आता है, निदान के अंदर आता है। डॉक्टर जो हमसे लक्षण पूछता है बीमारी के, वो सारा निदान के अंदर आता है। उपचार का मतलब होता है दवाई देना या दवाई खाना, वो ट्रीटमेंट होता है। समझ गए? तो फिलहाल यहाँ जांच की बात चल रही है। रक्त की जांच 99% असरदार है। किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 बीमार व्यक्ति जाएं तो 99% के वो बीमारी जांच में आती है। मान लो कि 100 मलेरिया के मरीज गए, 100 के 100 मलेरिया के बीमार हैं, 100 के 100 ने जांच करवाई, लेकिन 99% ही लोगों के, 99 लोगों के जांच में आएगा मलेरिया है, एक के नहीं आएगा। यानी 100% जांच सही नहीं आ रही है, 1% गलत आ रही है। समझ गए? आगे क्या लिखा है? जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, ये तो मैंने बता दिया, 100 बीमार गए, 99 को बीमार बता दिया, एक को बता दिया तो ठीक है, हालांकि वो बीमार था। आगे क्या लिखा है? किंतु 0.5% बार स्वस्थ व्यक्ति की जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। किंतु 0.5% बार स्वस्थ व्यक्ति की जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। इसका मतलब ये हो गया, 0.5 है तो मैं व्यक्तियों की संख्या 200 कर रहा हूं। अगर 200 व्यक्ति जो बीमार नहीं है, उनको मलेरिया नहीं है, उन्होंने जांच करवाई, तो एक व्यक्ति को मलेरिया बता देता है। 199 को तो नहीं बताएगा, 199 को तो कहेगा कि आप स्वस्थ हो, क्योंकि वो स्वस्थ ही थे। लेकिन 200 में से एक, 100 में से आधा, इतने % व्यक्तियों को क्या बता देता है? बीमार बता देता है। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? 99% और आधा % समझ गए? ये मत सोचना कि वो 99 थे, आधा था, आधे कहां गए, ऐसा नहीं है। वो 99 बीमार की बात है। 100 बीमार जाए, 99 को बीमार बताए, एक को ठीक बताए। फिर 200 ठीक जाए तो एक को बीमार बताए, 199 को सही बताए। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, यानी 1000 में से एक व्यक्ति बीमार है किसी बीमारी से। आगे क्या लिखा है? क्या प्रायिकता है कि चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा? मैंने कहा था लास्ट में जिसकी प्रायिकता पूछे वो E1 होगा। तो यहाँ प्रायिकता किसकी पूछी है? व्यक्ति का रोगग्रस्त होना या रोगी होना। इसमें क्या लिखा है? उस बात की क्या प्रायिकता है कि व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा? रोग से ग्रस्त होगा, रोगी होना। तो E1 घटना क्या लिखेंगे? E1 घटना मान रहे हैं रोगी होना, E1 घटना है रोगी होना। तो फिर E2 क्या होगा? स्वस्थ होना। अच्छा बताओ, रोगी होने की प्रायिकता कितनी है? रोगी होने की प्रायिकता वो जो 99%, आधा % है, वो तो जांच की बात है। सीधी सी बात पूछिए, रोगी कितने % है? 0.1% है। तो 0.1% है तो E2 कितना हो जाएगा? 99.9%। बच गए वो सारे स्वस्थ, 0.1% बीमार है। अब इसके तुरंत बाद में ए लिखते हैं। ए का मतलब ज्ञात घटना। इसमें साफ लिखा है यदि उस रोग से ग्रस्त होगा, यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है। ये क्या है? जांच बीमार की कर लो चाहे जांच स्वस्थ की कर लो, उसके जांच में यह बताया जाता है उसे यह रोग है। बात समझ में आई? कौन सी घटना क्या होगी? ज्ञात घटना कौन सी होगी? स्पष्ट लिखा है ना, उसे रक्त की जांच में यह बताया गया कि उसे यह रोग है। तो बताओ ज्ञात घटना कौन सी हुई? रोगी होना। रोगी होना तो लिख रखी है। अरे रोगी नहीं है, वो जांच में रोगी बताए।
आप पूरी बात बोलो। रक्त की जांच में रोगी बताना। लास्ट में लिखो यदि यह बताया गया, क्या बताया गया है, रक्त की जांच में उसे क्या बताया है, रोगी। तो पूरी बात लिखो, रोगी होना मत लिख देना। रोगी होना लिखोगे तो रोगी तो 0.1% ही है। रक्त की जांच में रोगी बताया, रक्त की जांच झूठी नहीं आती क्या? सवाल के मुताबिक नहीं आ रही झूठी जांच, आ रही है। स्वस्थ को बीमार बता रहे हैं, बीमार को स्वस्थ बता रहे हैं। तो आप पूरी बात लिखोगे, ए लिखोगे रक्त की जांच में, या सीधा लिख दो जांच में रोगी बताना। जांच में रोगी बताना। अब अपने सिद्धांतों पे कायम रहना। पहले ए लिखोगे, प्रायिकता किसकी पूछी है, E1 की। उल्टा लिख दो A/E1। हाँ, अब बोलो पहले क्या पढ़ोगे, पहले E1 पढ़ोगे। E1 है रोगी होने पर, ऐसे लिखना है। पहले लिखोगे रोगी होने पर जांच में रोगी बताना, रोगी होने पर जांच में रोगी बताना, रोगी होने पर जांच में रोगी बताना। अब बताओ इसके कितने चांस हैं कि वो बीमार है और जांच में भी बीमार बता रहे हैं, रोगी बता रहे हैं? कितने % है? अरे किताब में सामने तो लिखा है 99% है कि बीमार गए तो उनको बीमार बता दिया, ऐसा 99% होता है। उसके बाद PA/E2। अब E2 पहले पढ़ोगे, स्वस्थ है, प्रायिकता है स्वस्थ होने पर। स्वस्थ होने पर ए का मतलब जांच में रोगी, स्वस्थ है फिर भी जांच में रोगी, स्वस्थ होने पर जांच में रोगी बताना। अब बताओ ये कितने हैं, मतलब स्वस्थ हैं फिर भी जांच में रोगी बता रहे हैं, 0.5% है। तो ये होगा 0.5%। सूत्र आपको पता ही है, मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, प्रायिकता ही लिख रहा हूं। ऊपर किसकी प्रायिकता आती है, E1 की। E1 का मतलब 0.1% गुणा A/E1 कितना है, 99% बटे में 0.1% इंटू 99% प्लस PE2 कितना है 99.9% इंटू 0.5%। परसेंट सारा कट जाएगा, बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल है।